So budget is covered under Article 112, under Article 112 of Indian Constitution budget. So आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो टॉपिक, मतलब दो चीज है, एक है इकोनॉमिक सर्वे और एक है यूनियन बजट। ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेगा वो ज्यादातर क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम बजट। सो बजट को एनालाइज जब हम करेंगे या तो एक बार बजट को पढ़ेंगे, कुछ कुछ उससे रिलेटेड चीज हम लोग को याद रहेंगे। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपका बजट से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और विच इज रॉन्ग। सो इसलिए मैंने सोचा कि एग्जाम तो आ ही रहा है, अभी कितना दिन है, 10 डेज, हार्डली 10 डेज लेफ्ट। सो एक बार बजट को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे, सो इकोनॉमिक सर्वे, finance minister tabled the economic survey for 2022-23 in the Lok Sabha. So हम लोग को पता है ना कि बजट कहाँ पे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में। सो इकोनॉमिक सर्वे भी फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में ही दाखिल करते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सो बजट हो या इकोनॉमिक सर्वे हो, ये कौन बनाते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। It contains a detailed analysis of the economic development of the country. So last year में 2022 से लेके 22-23 में कंट्री में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसका एनालिसिस है इकोनॉमिक सर्वे। It analyzes the whole macroeconomic of the country in the past year and provides an outline for the next financial year. So पिछले साल में जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कुछ कुछ हुआ है वो सब एनालाइज करते हैं। It is usually presented in Parliament a day before the Union Budget. Union Budget से एक दिन पहले. The first economic survey in India was presented in the year 1950-51. So पहला economic survey कब हुआ था, 1950-51. Up to 1964, it was presented along with the Union Budget. From 1964 onwards, it has been delinked from the budget. Now tell me, इस पेज में कुछ रह गया क्या समझने के लिए? Is everything clear of this slide? Yes, ma'am. So ये है basic thing about your economic survey. Now, content of the survey. So economic survey में होता क्या है? So last economic survey में there were 12 chapters. 12 chapters were there in the economic survey. So now we will start one by one. Chapter 1. Chapter 1 में क्या लिखा है कि state of the economy 2022-23 recovery complete. देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 highlighted that global growth is projected to decline in 2023, but India's growth is expected to be swift in 2024. मतलब पूरे दुनिया में ग्रोथ गिरने वाला है, but India will be growing. India is expected to grow. ये इंडिया होना चाहिए था. So India's economic recovery from pandemic is complete and the economy is expected to grow in the range of 6 to 6.8% in coming financial year. So in the very first chapter, economic survey ने क्या कहा है कि India pandemic से बाहर आ गया. In the very first chapter, it has been mentioned. Come to chapter 2. Chapter 2 ने क्या कहा है? India's medium-term growth outlook with optimism and hope. So chapter 2 में कहा है कि the current decade is similar to 1998-2002, where transformative reforms had delayed growth returns due to temporary shocks, but structural reform later paid growth dividends. इसका मीनिंग क्या है? टेम्पोररी शॉक आया था 1998-2002 उस पीरियड में, तो ठीक वैसे ही 2020 से लेके अभी तक कोविड का शॉक रहा था. देयर वाज अ डिस्टरबेंस ड्यू टू कोविड. सो ये परमानेंट नहीं है. कोविड का जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट नहीं है, वो क्या है, वो टेम्पोररी है. सो टेम्पोररी शॉक की वजह से ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स नहीं हो रहा था कंट्री में, बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहा था. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात किया है. सो चैप्टर 2 ने कहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है. चैप्टर 3 में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 3 में किसके बारे में बात किया है? फिस्कल डेवलपमेंट्स. ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023,
The union government finances showed resilience, which was a result of various factors like the increase in direct taxes and goods and service taxes revenues. मतलब 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेवेन्यू अर्न किया है फ्रॉम जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स. जीएसटी से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिला है एंड डायरेक्ट टैक्स से भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिला है. सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत अच्छा रहा इन द फाइनेंशियल ईयर 2023. GST has itself as a vital source of revenue for the central and the state government, as seen from the year-on-year growth of 24.8% from April to December 2022. मतलब अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जीएसटी का मतलब जीएसटी से जो रेवेन्यू मिल रहा था उसका कितना ग्रोथ हुआ 24.8%. Over the years, the central capex has steadily increased from 1.7% of GDP to 2.5% of GDP. Now, can anyone tell me ये capex क्या है? Capex increase हुआ है बोला है, तो ये capex क्या है? Capital expenditure. Yes, very good. So ये है capital expenditure, and I have already discussed with you कि capital expenditure कौन सा किसको कहते हैं? जो expenditure करने से गवर्नमेंट का क्या बनते हैं? गवर्नमेंट का कुछ एसेट बनते हैं. Yes. गवर्नमेंट का एसेट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है. टू प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स, कैपेक्स को और बढ़ाने के लिए द सेंटर इंसेंटिवाइज द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड इंक्रीज्ड बोरोइंग लिमिट्स. सो सेंटर ने क्या किया ताकि कैपेक्स और बढ़ सके, तो गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना शुरू कर दिया. इंटरेस्ट फ्री लोन्स ताकि स्टेट्स लोन ले सके विदाउट इंटरेस्ट एंड लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए. चैप्टर 4 इज स्टेटस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. तो रिजर्व बैंक मॉनेटरी मैनेजमेंट का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक का. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग cycle in April 2022 and since then they have raised the repo rate by 225 basis points. So 2022 में क्या हुआ था? There was high inflation. There was high inflation. So इस high inflation की वजह से आरबीआई ने क्या किया? इस रेपो रेट को इंक्रीज किया 225 basis points. So repo rate was increased. So repo rate increase होने से क्या होता है? This has led to a decrease in surplus liquidity and improved the balance sheets of financial institutions, making it easier for them to lend the money. So repo rate increase होने से क्या होता है? Liquidity कम हो जाता है. जो लिक्विडिटी होना चाहिए वो कम हो जाता है. सो मॉनेटरी मैनेजमेंट में आरबीआई ने क्या किया? मतलब अगर हम पिछले साल का देखा जाए, मॉनेटरी मैनेजमेंट ने आरबीआई ने रेपो रेट को 225 बेसिस पॉइंट्स में से इंक्रीज किया. चैप्टर नंबर 5 प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप. चैप्टर 4 थोड़ा ओके. तो चैप्टर 4 में इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया है अबाउट मॉनेटरी मैनेजमेंट. So 2022 was a year with high inflation. Inflation बहुत ज्यादा था 2022 में. So Reserve Bank ने from April 2022 to December 2022 Reserve Bank ने रेपो रेट को बढ़ा दिया. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेपो रेट जब बढ़ाते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सो रेपो रेट को बढ़ा के लिक्विडिटी को कम कर सकते हैं. लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. सो अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो मतलब ज्यादा लोन्स वगैरह नहीं होगा एंड इन्फ्लेशन विल आल्सो कम डाउन. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4. मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ इकोनॉमिक सर्वे में क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्रीलिम्स, बट बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. तो चैप्टर 5 में इन्फ्लेशन के बारे में बात किया. इन 2022 इंडिया एक्सपीरियंस 3 phases of consumer price inflation. During the first phase, from January to April, inflation peaked at 7.8% due to the war between Russia and Ukraine and crop shortages caused by heat waves in some parts of the country. So, Russia and Ukraine के बीच में जो लड़ाई हुआ उसके वजह से भी inflation बढ़ गया था and there was crop shortage also. इंडिया में कहीं किसी जगह पर crop shortage भी हुआ था. However, prompt action by the government and the RBI helped bring inflation under control, which had declined to 5.7% by December. So, government ने
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ तरीका अपनाया, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया, सो इन्फ्लेशन कम डाउन टू 5.7%. द गैप, मैडम थोड़ा रिपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ा बताते तो अच्छा होता. Okay. The gap between the wholesale price index and consumer price index remain wide, with core inflation still showing resistant to change. Do you all remember core inflation क्या था? Yes, ma'am. Can anyone tell me? मैम जो फूड एंड फ्यूल का है, मतलब Yes. कितना बढ़ गया उसको छोड़ के. वो दो इन्फ्लेशन को छोड़ के अगर रेस्ट ऑफ द आइटम्स में से इन्फ्लेशन निकलते हैं, देन इट इज नोन एज योर कोर इन्फ्लेशन. ओके, सो रेपो एंड रिवर्स रेपो. Repo and reverse repo, these are the tools used by RBI to control inflation. रेपो में क्या होता है? रेपो में RBI लोन देते हैं बैंक्स को, एंड रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक लोन देते हैं RBI को. So this is the basic difference between repo and reverse repo. So रेपो रेट को बढ़ाने से, सपोज बैंक रिजर्व बैंक से लोन ले रहा है, अगर रिजर्व बैंक अपना रेट बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली इस बैंक को भी अपना रेट बढ़ाना होगा. अगर रिजर्व बैंक से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लाएगा तो बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा. तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे देन ऑब्वियसली ज्यादा लोग लोन नहीं लेगा, सो देयर विल बी लेस लोन. लोन इज वन थिंग जिससे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगा. तो चैप्टर 6 इज अबाउट योर social infrastructure and employment. The government increased its spending on the social sector. The twin pillars of education and health are being strengthened to form human capital. So education and health is the twin pillar. अगर education और health ये दो अगर अच्छा रहेगा तो इंडिया में human capital will increase. So ये लाया है गवर्नमेंट ने अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सो हेल्थ केयर में फाइनेंशियल ईयर 23 द गवर्नमेंट बजटेड स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ सेक्टर वाज 2.1% ऑफ जीडीपी, अप फ्रॉम 1.6% इन 21. सो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग इंक्रीज किया. एज ऑफ जनवरी 4, 2023, nearly 20 crore people have benefited from the Ayushman Bharat scheme. So government का आयुष्मान भारत स्कीम, जहां पे गवर्नमेंट 5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहा है, सो ये स्कीम से 22 crore people have been benefited, and over 1.5 lakh and wellness centers have been established across the country. Poverty alleviation ने गवर्नमेंट ने क्या किया? हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है टू बी अचीव बाय 2030, तो हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सेकंड गोल क्या है? सेकंड गोल या फर्स्ट गोल था नो पॉवर्टी. सो हम लोग का अचीवमेंट का टारगेट क्या था? 2030. सो क्या हुआ? मोर देन 41 crore people have exited between 2005 and 26. So you see, sorry, it's not 26, it is 06. 2005-2006 के अंदर more than 41 crore people have exited poverty. मतलब 41 crore people से भी ज्यादा poverty से बाहर आ गया. And in 2019-21, according to UN Multidimensional Poverty Index. So गवर्नमेंट ने क्या किया है poverty alleviation के लिए, ये सब हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे. Employment. So employment में देखिए labor force participation. So budget is covered under Article 112. And Article 112 of Indian Constitution budget है. But the word budget, ये सब भी पूछते हैं, the word budget is not mentioned in the Constitution. Constitution में कहीं पर भी budget is not mentioned. It was mentioned as annual financial statement. So इसको annual financial statement ही mention होता किया गया है in the Constitution. So it is under Article 112, and budget is presented
at Lok Sabha by Finance Minister on 1st Feb. तो 1st Feb को बजट प्लेस होता है इन द लोकसभा अफेयर्स। सो बजट को अभी हम जो यूनियन बजट पढ़ने वाले हैं, हम बजट को दो हिस्सों में बांट लिया है। एक में रहेगा इंपॉर्टेंट फिगर्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी एंड थीम्स ऑफ द बजट, क्या क्या चीज को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया। एंड अदर पार्ट में रहेगा टैक्स रिलेटेड गाइडेंस, मतलब टैक्स रिलेटेड चीजें रहेगा। ओके, सो बजट एस्टिमेट 2023-24 टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 2024-34 में इज एस्टिमेटेड एज 45.03 लाख करोड़। हम लोग भी पिकनिक जाने के पहले एक बजट बनाते हैं एंड हम लोग भी कहते हैं कि अगर हम ये पिकनिक अरेंज करते हैं तो हम लोगों का 10,000 खर्च होगा। सो ठीक वैसे ही गवर्नमेंट ने भी कितना खर्च होगा, गवर्नमेंट का 45.3 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 10 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एट 13.71 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 5.9% of GDP. Real GDP growth 75 in financial year 22-23. It's not 75, it should be 7%. Real GDP growth is 7% in financial year 2022-23. So this is your budget estimate. Again, prelims में ये सब फिगर आ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 10 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 45.3 लाख करोड़। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को फिगर्स भी आ सकते हैं इन प्रीलिम्स। ओके, सो ये रहा कौन से। यस, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा समझा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करना है। ओके, इफेक्टिव मैम, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप लोगों को पता है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, या तो रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, ये सब हो गया। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द वेरी प्रायर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज योर रोड डेवलपमेंट या तो ब्रिज डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, ये सब हो गया कैपिटल। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जो प्रायोरिटाइज, मतलब गवर्नमेंट का क्या है, रोड्स भी डेवलप करना है, हॉस्पिटल्स भी जरूरी है गवर्नमेंट का, कॉलेजेस भी जरूरी है, तो गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटाइज करेगा, मतलब किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 13.71 लाख करोड़ रुपीस कहाँ पे खर्च होगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस द इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर नाउ? Yes. सो हेलो मैम, Yes. तो जो इम्पोर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब जितना इम्पोर्टेंट जो हमारा है, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब इंक्लूड होगा। मतलब देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जैसे गवर्नमेंट का सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, बट सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कोविड में इंपॉर्टेंट, रास्ते से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था हॉस्पिटल्स। तो जो सिचुएशन डिमांड करते हैं, सपोज ऐसा हो गया कि पूरे देश में बहुत बुरा फ्लड हुआ और फ्लड की वजह से बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी टूट गया, तो तब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, ओनली ऑन रोड बिल्डिंग, रास्ता बनाने में ही पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा है। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहेगा। 2020-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था ज्यादातर हॉस्पिटल्स बनाने में, क्योंकि कोविड का पेशेंट्स को रखने के लिए प्लेस चाहिए था। सो ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कौन सा करेगा, लेकिन अगर कुछ करने को जरूरत पड़ते हैं, देन 13.71 लाख करोड़ हैज बीन केप्ट फॉर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा और कितना परसेंटेज होगा। देखिए, मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद है या नहीं, आई डोंट नो, कि हम लोग का गवर्नमेंट का जितना भी खर्च होता है, मेजर पोर्शन कहाँ जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स में। एंड 2022-23 में भी, सॉरी 23-24 में भी मेजर पोर्शन कहाँ जाएगा, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाएगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट्स को जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, स्टेट को देना पड़ेगा, स्टेट का जो हिस्सा होता है उसमें खर्च होगा 18%। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, डू यू रिमेंबर व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होगा, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सो वहां पे कितना खर्च होगा, 17%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%, अदर एक्सपेंडिचर 8%, सब्सिडीज 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, डिफेंस 8% एंड
पेंशन देने में कितना जाएगा 4%। तो ये रहा एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बजट, कौन कौन से सेक्टर में कितना खर्च होगा। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बजट। मैम यस, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है 20% वो क्या है? मतलब गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, सपोज गवर्नमेंट कितना प्लान किया था 45.03 लाख करोड़, सपोज 45 लाख रुपीस गवर्नमेंट का खर्च होगा इन द कमिंग ईयर। सो इस 45 लाख का 20% पैसा कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट कब किसको करना है, जहां से गवर्नमेंट ने लोन लिया उन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने में ही गवर्नमेंट का 45 लाख करोड़ का 20% पैसा जाएगा इन इंटरेस्ट पे। वर्ल्ड बैंक और कोई दूसरा कंट्री से भी वो लोग लोन ले सकते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना है वहीं पे 20% पैसा जाएगा आउट ऑफ 45 लाख करोड़। सो ये Yes. परसेंटेज उस हिसाब से बनाया गया किसमें कितना जाएगा। अभी प्रोपोज रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का रिसिप्ट में हम लोगों ने एक चीज देखा था, आई होप यू ऑल रिमेम्बर। रिसिप्ट में था एक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक था कैपिटल रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आते हैं, टैक्स से। गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड गवर्नमेंट जितने भी लोन्स वगैरह लेते हैं उन सब में वो सब कहाँ पे आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। सो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, सो ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेने से। लोन लेने से जब गवर्नमेंट लोन लेगा उससे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा आने वाला है। तो मतलब क्या, कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कितना मिलेगा, 17%। इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू? सेस वगैरह, फाइन्स। यस, फाइन्स, पेनाल्टीज, उसमें से 6% पैसा, मतलब उससे 6% पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स कैन बी डेप्ट एंड नॉन डेप्ट। डेप्ट मतलब लोन, डेप्ट मींस लोन। सो लोन लेने में क्या होता है, लौटाना पड़ेगा या तो इंटरेस्ट पे करना है। सो कैपिटल रिसिप्ट कैन बी नॉन डेप्ट ऑल्सो। नॉन डेप्ट मतलब अगर कोई कंट्री, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को कुछ डोनेशंस देते हैं जहां पे इसको लौटाना नहीं पड़ेगा, सो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% पैसा आएगा एंड कस्टम्स से 4%, जहां से पैसा मिलेगा। सो यू सी यूनियन बजट 2023-24 की फिगर्स। Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world in the past 9 years. So Indian economy अभी कितना है, 5th position में है in terms of GDP. Per capita income has more than doubled to 1.97 lakh in around 9 years. 11.7 crore household toilets constructed under Swachh Bharat mission. 9.6 crore LPG connections provided under Ujjwala. All these 4 statements are very important for your prelims. इन चारों स्टेटमेंट को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ये 4 स्टेटमेंट वहां पे दे सकते हैं। सो कितना हाउसहोल्ड को, कितना टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुआ, कितने हाउसहोल्ड को एलपीजी कनेक्शन मिला, इंडिया का पोजीशन कितना है, कितना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो as per finance minister, it is the first budget in the अमृत काल। सो इस समय को गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया है, अमृत काल नाम दिया गवर्नमेंट का, अमृत काल। सो अमृत काल मींस अ गुड पीरियड, अच्छा समय। सो एंड अमृत, द विजन फॉर द अमृत काल। सो अमृत काल में गवर्नमेंट क्या, कैसा इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, एंड एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, knowledge based with robust financial sector. So these 3 are the main aim of the Indian of the finance minister कि अमृत काल में एक इकोनॉमी ऐसा होना चाहिए। सो इस डायग्राम पे देखिए, विजन फॉर अमृत काल। नंबर 1 विजन क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, मतलब यूथ को फोकस करेंगे। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को हटाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होगा, डिफ्लेशन भी ज्यादा नहीं होगा। सो मतलब एक बैलेंस्ड इकोनॉमी रहेगा। दिस इज द विजन फॉर अमृत काल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Vision for Amrit Kal, very important for prelims. You can see this diagram also, you can refer this 3 statement also. अभी देखिए
ये जो बजट था, मतलब जो बजट आया 1 फरवरी को 2023 में, दिस बजट इज बेस्ड ऑन 7 थीम्स और प्रायोरिटीज, जिसका नाम दिया है सप्तर्षि, सप्तऋषि। मतलब ये जो बजट है, इट इज बेस्ड ऑन 7 प्रायोरिटीज। सो दिस आर 7 प्रायोरिटीज। अमृत काल में क्या क्या मतलब गवर्नमेंट क्या क्या चाहते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, financial sector, green growth, unleashing the potential, infrastructure and industry. So आप लोगों को ये 7 priorities याद रखना होगा. These 7 priorities again very important for your prelims. अभी मैं एक एक करके सभी priorities को explain करूंगी. Priority number 1, inclusive growth. हम लोगों ने देखा है inclusive development. So government चाहते हैं कि inclusive growth होना चाहिए. Okay. So inclusive growth होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. मतलब एग्रीकल्चर में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एवरीवन कैन, हर फार्मर क्या कर सकते हैं? डिजिटली भी काम कर सकते हैं. एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in the rural areas. कोई अगर for the first time एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उन लोगों को एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड में से पैसा मिलेगा. एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 20 लाख करोड़ विथ फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज. सो एग्रीकल्चरल टारगेट कितना तक बढ़ाएगा? 20 लाख करोड़. A new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana with targeted investment of rupees 6,000 crore to be launched for fishermen, fish vendors and MSMEs. तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बजट में इसके बारे में बात किया है. तो दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट नोट इट डाउन. आप लोगों को पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. पीएम मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, very important for your upcoming prelims. So agriculture के अंदर ही क्या किया है? हॉर्टिकल्चर में आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम will be launched to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crore. So आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम important for your prelims. Why government? ये क्या प्रोग्राम है? इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. Now come to श्री अन्न. श्री अन्न किसे कहते हैं? मिलेट्स. To make India a global hub for Shri Anna, the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence. So, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाएगा श्री अन्न मिलेट्स का. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च वो हैदराबाद में है, उसको बनाएगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. सहकार से समृद्धि. Government plans to set up multiple cooperative societies in uncovered villages over the next 5 years. Very important. सहकार से समृद्धि क्या है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं. सहकार से समृद्धि क्या है? सो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या सोचा है? टू सेट अप मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अनकवर्ड विलेजेस. मतलब जिस गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सोसाइटीज, वहां पे गवर्नमेंट सोसाइटीज बनाएंगे. तो किस स्कीम के अंदर? सहकार से समृद्धि. एजुकेशन एंड स्किलिंग में गवर्नमेंट क्या किया है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality book across geographies, languages, genres and level and device agnostic accessibility. So digital library भी गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि हर कोई, मतलब एक आदमी जम्मू कश्मीर में बैठ के वही बुक पढ़ सकते हैं जो बुक कोलकाता में बैठने वाला आदमी पढ़ेगा. सो अक्रॉस जियोग्राफीज, मतलब कहीं पे भी क्यों ना हो, वो लोग अगर किसी को चाहिए तो बुक्स मिलेगा पढ़ने के लिए. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time, learning loss, the National Book Trust, Children's Book Trust and other sources will be encouraged to provide and replenish non-circular titles in regional languages and English to these physical libraries. So, बहुत
स्टूडेंट्स का क्या हुआ है, पेंडेमिक टाइम में पढ़ाई नहीं हुआ, बहुत लॉस हो गया। उन लोगों को एग्जाम्स में तो पास करवा दिया गया, लेकिन नॉलेज में वो लोग जीरो रहा। सो नेशनल बुक ट्रस्ट एंड चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, इन दोनों ट्रस्टों को काम दिया है गवर्नमेंट ने कि वो चिल्ड्रंस जिन लोगों का उस समय में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, उन लोगों के लिए रीजनल लैंग्वेज में बुक्स पब्लिश करना है। तो रीजनल लैंग्वेज में बुक पब्लिश करेंगे ताकि वो लोग पढ़ के, मतलब क्या होता है ना, उन लोगों को पढ़ने का मन करेगा। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इंग्लिश बुक नहीं पढ़ते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज में अगर बुक मिलेगा तो वो लोग जरूर पढ़ेंगे। हेल्थ में क्या गया है, 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. So 157 medical colleges है इंडिया में 2014 से लेके, मतलब 14 के बाद एस्टेब्लिश जो हुआ है। So now 157 new nursing colleges भी बनाएंगे। A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. This statement is very, very important. सिकल सेल एनीमिया कब तक एलिमिनेट करेगा? सो आंसर विल बी 2047. So this is in the health sector. Now priority number 2, reaching the last mile. So on the priority 2, new aspirational block programs recently launching covering 500 blocks. Very important statement. Aspirational block program, kitna, how many blocks are covered under a new aspirational block program? You might get a question like this. So ऑप्शन में 100 रहेगा, 50 रहेगा, 500 रहेगा. So remember कि न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में 500 blocks will be covering. Prime Minister PVTZ Development Mission. So PVTZ is something, an amount of rupees 15,000 crore will be made available to implement the mission in the next 3 years under the development action plan for the scheduled tribes. So primarily vulnerable tribes. PVTZ is your primarily vulnerable tribe groups. So ये PVTZ एक्चुअली शेड्यूल ट्राइब्स लोगों को इंडिकेट करते हैं. सो 15,000 crore गवर्नमेंट खर्च करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स. द सेंटर विल आल्सो रिक्रूट 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स सर्विंग 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स. सो आप लोगों को शायद पता होगा कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पे एकलव्य मॉडल स्कूल्स बनवाया गया है. सो उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए 38,800 टीचर्स को रिक्रूट करेंगे. भारत श्री, अ भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन. भारत श्री का फुल फॉर्म क्या है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscription in the first stage. So हम लोगों ने पढ़ा है, देखा तो नहीं है, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, बट मैंने नहीं देखा है. ये जो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. सो ये जो इंस्क्रिप्शन जितना भी है उन 1 लाख इंस्क्रिप्शन को क्या करेगा? डिजिटाइज करेगा. अंडर विच प्रोग्राम? अंडर प्रोग्राम भारत श्री. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर prelims. Priority number 3, infrastructure and investment. Increase in capital expenditure for infra. Infra मतलब infrastructure. Capital investment outlay 3.3% of GDP. So गवर्नमेंट का जितना GDP होगा उसका 3.3% कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा. ये तो हम लोगों ने पढ़ा है. Effective capital expenditure is budgeted at 13.7 lakh crore, 4.5% of GDP. Supports to the state government for capital investment. The 50-year interest-free loan to state government for 1 more year. तो गवर्नमेंट को 50-year interest-free loan देते थे सेंटर, अभी 51 कर दिया गया है, मतलब 1 more year दे दिया गया है ताकि वो गवर्नमेंट क्या कर सके, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड will be established through use of priority sector lending shortfall. So अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक एस्टैब्लिश होगा जहां से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगा. सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? हाउसिंग कम्स अंडर प्रायोरिटी, फिर फिशरी, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं. फिशरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को बढ़ाने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक बनाएगा. नाउ दिस UIDF विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक
and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 1 and Tier 2 cities. Very, very important for your prelims. Urban Infrastructure Development Fund, very important for your prelims. Priority 4, unleashing the potential. So, number 1 is reduced compliances and Jana Vishwas bill. So, to enhance ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced by amendments to the Companies Act 2013. So, Company Act 2013 को amend करवाया गया है. क्यों? 39,000 कंप्लेंट था. So, 39,000 कंप्लेंट्स को कम करने के लिए Companies Act 2013 को amend करवाया गया है. Jana Vishwas bill to amend 42 central acts to further the trust-based government. So, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना होगा. मतलब जन विश्वास, मतलब पूरे जो पॉपुलेशन है इंडिया में, हर सभी के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है. सो 42 सेंट्रल एक्ट्स आर टू बी अमेंडेड. वो विश्वास कब आएगा? जब ये एक्ट्स अमेंड करना होगा. 3 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Make artificial intelligence in India and make artificial intelligence work for India. So 3 centers will be set up to excel the artificial intelligence. DigiLocker for data sharing. An entity DigiLocker will be set up for use by MSMEs, large business and charitable trust for storing and sharing documents online securely. So DigiLocker भी बनाएगा गवर्नमेंट, ताकि बिजनेस या चैरिटेबल ट्रस्ट वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से उस डिजीलॉकर में रख सकते हैं. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, विवाद से विश्वास. Less stringent contract execution for MSMEs is being provided as a relief to MSMEs affected during the COVID period. So विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? Very important scheme, विवाद से विश्वास. So जो MSMEs, जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उन लोगों का जो MSMEs were affected during the COVID period, उन लोगों का थोड़ा टैक्स वगैरह कम कर दिया गया है. उन लोगों का क्या हुआ था? उन लोगों का बिजनेस बंद हो गया था, वो लोग टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे. सो देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन दिस MSMEs एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कह रहे थे कि आप लोग टैक्स पे करो, लेकिन उन लोगों का बिजनेस डाउन है, वो लोग कैसे टैक्स पे करेगा? सो उसके लिए गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम को लाया, जहां पे जो MSMEs were affected by कोविड पैंडेमिक, उन लोगों का टैक्स या तो माफ कर दिया गया, नहीं तो कम कर दिया गया. 5G टेक्नोलॉजी. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. So, 100 labs will be established in the engineering colleges. तो देश में जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उन सभी में मतलब टोटल उन सभी को लेके 100 labs will be established, जहां पे 5G सर्विसेज यूज होगा. तो उन 5G सर्विसेज को यूज करके वो लोग नई अपॉर्चुनिटीज, नई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स वो सब देखेगा. Priority number 5 is green growth. So under green growth, National Green Hydrogen Mission. Very important for prelims. National Green Hydrogen Mission. So an outlay of rupees 19,700 crore. The target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Very important for your prelims. National Green Hydrogen Mission. आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं जो PDF शेयर करूंगी वहां पे इंपॉर्टेंट लिखा नहीं होगा. सो एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए जो मैं कहती हूँ. गोवर्धन स्कीम. गोवर्धन स्कीम 500. What is MMT? Yes. MMT means 5 million metric ton. 5 million metric ton. ये एक वेट का मेजरमेंट है. जैसे गीगावाट मेगावाट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक वैसे ही ये मिलियन मेट्रिक टन इज अ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वेट. सो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? 5 MMT बाय 2030. सो गोवर्धन स्कीम के अंदर क्या होगा? 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स अंडर गोवर्धन स्कीम विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोमोट सर्कुलर इकोनॉमी. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो गोवर्धन स्कीम में क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल, उन सबको क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। रिसाइकिल करके क्या बनाएंगे, कुछ ऐसा सामान बनाएंगे जो काम आ सके, इकोनॉमी को काम आ सके। दैट इज वेल्थ। वेल्थ मींस यू हैव टू वी यूज इन आवर लोकल लैंग्वेज संपद। वेल्थ इज संपद। सो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके वेल्थ बनाएगा ताकि इकोनॉमी को काम आ सके। एंड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज योर सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पे चीज रिसाइकिल हो सके। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 crore. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. So, ये important नहीं है, but this very important. Under your priority 5. भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। So, इसके अंदर over the next 3 years, the center will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming by setting up 10,000 bio input resource centers. So, coming 3 years में 1 करोड़ फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करने के लिए मजबूर करेंगे। नेचुरल फार्मिंग बाय सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। सो ग्रीन ग्रोथ के अंदर एक इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पीएम प्रणाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। पीएम प्रणाम स्कीम इंपॉर्टेंट, इसके साथ रिलेटेड है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पीएम प्रणाम स्कीम। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स में जहां पे एग्रीकल्चर करने के समय, खेती करने के समय वहां पे ऑर्गेनिक इनपुट डाला जाए, नॉट केमिकल्स। सो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स मतलब वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट ही मिलेगा, ऑर्गेनिक इनपुट जो नेचुरली बनाया हुआ है। सो पीएम प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेना। ओके, मिष्टी, तो अनदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं इज योर मिष्टी। मिष्टी क्या है, यू माइट गेट क्वेश्चन ऑन दिस मिष्टी। सो मिष्टी, मिष्टी इज योर मैंग्रोव प्लांटेशन। किसके साथ रिलेटेड है, मैंग्रोव प्लांटेशन। सो मैंग्रोव प्लांटेशन के साथ रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो है मिष्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी स्कीम जो बजट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आज का जो क्लास है इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेगा। सो मिष्टी देख लेना आप लोग डिटेल्स में। मिष्टी इट्स रिलेटेड टू मैंग्रोव प्लांटेशन। अनदर वन इज योर अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, so Amrit Dharohar is related to your optimal use of wetlands. Optimal use of wetlands. So green growth के अंदर ये सब important है। ओके, अमृत धरोहर, मिष्टी and PM प्रणाम स्कीम, very important for 2023 prelims. Priority number 6, youth power. So youth power के अंदर empowering अमृत पीढ़ी। सो अभी क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, अमृत काल चल रहा है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमृत काल चल रहा है। सो यूथ पावर के अंदर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 लॉन्च किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये नया योजना नहीं है, ये पुराना है, 2020 में लॉन्च, 20 में लॉन्च हुआ था शायद, 19 में। सो अभी 4 नंबर योजना, मतलब 4 वर्जन है। सो यहाँ पे क्या क्या होगा, you will get all in your PDF. Skill India digital program, very important. Skill India digital program. National Apprenticeship Promotion Scheme. Boosting tourism.
सो टूरिज्म भी बूस्ट करेगा अंडर योट पावर. 50 destinations to be selected and developed as complete package for domestic and foreign tourists. Setting up of unity malls in state capital. So this also important. For promotion of sale of ODOPs. ODOPs means one district, one product. ZIN handicraft product. So very, very important under your youth power. So आप लोगों का अभी 10 days जो है, आई होप सभी आप लोग हर कोई रिवाइज कर रहे हो. सो ये जो पीडीएफ आज के क्लास का जो पीडीएफ है उसको स्किप मत कीजिए. अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है रट्टा मार लीजिए. मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन बजट से मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 2. सो एक बार पढ़ के जाइएगा. नाउ कम टू प्रायोरिटी नंबर 7. So priority number 7 is related to financial sector. So financial sector में गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगा? Credit guarantee for MSMEs. In 2022, the credit guarantee scheme for MSME was revamped and will take effect on 1st April 2023 through infusion of 9,000 crore in the corpus. So जो credit guarantee scheme है MSMEs में, अभी नए बजट में इस स्कीम के अंदर rupees 9,000 crore has been added from 1st April 2022. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of rupees 2 lakh crore. The cost of the credit will be reduced by 1%. मतलब जो MSME में लोन लेगा उन लोगों को ज्यादा क्रेडिट मिलेगा एंड उन लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इट विल बी रिड्यूस बाय 1%. का एक रजिस्ट्री बनाया जाएगा. क्या काम आएगा इससे? This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion and foster financial stability. A new legislative framework designed in consultation with the RBI will govern this credit public infrastructure. So financial information registry क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं. Small saving scheme. To commemorate Azadi का अमृत महोत्सव, a one-time new small saving scheme, Mahila Samman Saving Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. So एक नया सेविंग स्कीम लाएगा गवर्नमेंट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of women or girls. Fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. So 2 lakh rupees deposit कर सकते हैं in the name of the women or girls. So it should be a girl or a mother. क्योंकि स्कीम का नाम क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7.5% पर ईयर. The maximum deposit limit for senior citizen savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs. जो senior citizen का savings scheme था वो limit कितना था? 15 lakhs था. It will be increased to 30 lakhs. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. So ये इतना important नहीं है for your prelims. But still, don't skip it. It's not that important. Personal income tax. There are 5 major announcements relating to personal income tax. The rebate limit in the new tax regime has been increased to 7 lakhs. So income tax का rebate कितना तक है? Up to 7 lakhs. It means that person in the new tax regime with income up to 7 lakh will not have to pay any tax. The tax structure is the new personal tax regime has been changed by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. Cooperatives. New manufacturing cooperatives that start manufacturing before 31st 3/2024 will have a lower tax rate of 15%. कोई अगर cooperatives सोसाइटी बना के कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं बिफोर 31st March 2024 उन लोगों को 15% टैक्स देने से हो जाएगा. The limit for cash deposits and loans by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks has been increased 2 lakh rupees per member. So ये इतना important नहीं है. Tax deduction at source on cash withdrawals for cooperative societies has been increased to 3 crore rupees. Not that important. Startups. The date for startups to receive income tax benefit has been extended to 31st March. The carry forward of losses for startups has been increased from 7 years of incorporation to 10 years. Online gaming. Taxability on online gaming will be clarified with TDS and taxability on net winnings at the time of withdrawal or at the end of the financial year. Not important. Gold.
Conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa will not be treated as capital gain. जनरली क्या होता है, मेरे पास गोल्ड है और मैं इस गोल्ड को सेल करती हूँ. सपोज मैंने 2016 में खरीदा था एंड 2023 में सपोज मैं सेल करके गोल्ड, वही गोल्ड को सपोज आई एम अर्निंग 5000 रुपीज एज प्रॉफिट. तो मेरा ये जो 5000 रुपीज है इसको क्या कहेगा, कैपिटल गेन. एंड कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एज डायरेक्ट टैक्स. बट कन्वर्शन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, मतलब मेरे पास गोल्ड है, सपोज 2016 में मैंने इसको खरीदा था एट द रेट ऑफ सपोज 3000 पर ग्राम. 3000 पर ग्राम में मैंने 2016 में खरीदा था. अभी मैं मेरे जो गोल्ड है उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 2023 में. सो मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा. तो इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, इस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मैंने सपोज मैंने गोल्ड खरीदा है एट द रेट ऑफ 5700, क्योंकि मुझे 2023 का रेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा जो रेट आज है. बट इसमें क्या देखा जाता है कि आई एम गेनिंग 2700. बट यहाँ पे क्या कहा है कि कन्वर्शन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन. तो मेरा ये कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा एंड आई विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स. Now, exception from income tax. Income of authorities, boards, and commissions set up by the union or state laws for housing, town, and village development and regulation will be exempt from income tax. So, village development, town development, housing, इन सबको income tax, इन सबके लिए अगर कोई काम कर रहा है, so they will not have to pay any income tax. Agniveer Fund has been given exempt status. So, Agniveer Fund has been given exempt status. Payment receipts by Agniveers enrolled in Agnipat scheme 2002 will be exempt from taxes. So Agniveer, I hope you all know क्या है ये Agniveer. You know anyone? ये इंडियन के सोल्जर हैं. Yes. So Agniveers को अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम के अंदर जो अग्निवीर होगा उन लोगों का जितना भी इनकम है they are all exempt from taxes. Deduction in total income will be allowed for contribution to the Agniveer Seva Nidhi. So उन लोगों का जो सैलरी होगा वहां से डिडक्शन रहेगा पैसा, लेकिन वो टैक्स में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अग्निवीर सेवा निधि में जाएगा. सो बजट में है, सो एक बार ये भी देख लीजिएगा आप लोग. अग्निपथ स्कीम एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में बजट में बात किया गया है. Reform proposed in indirect taxation. Custom duties. The number of basic custom duty rates for goods and other textile and agriculture has been decreased to 13 from 21. So, custom duties क्या होता है? Custom duty is a indirect tax. Custom duty कब पे करना होता है? जब हम कुछ चीज या तो import करते हैं या तो export करते हैं, तो क्या पे करना पड़ता है? Custom duty पे. मतलब एक कंट्री से अगर कोई चीज निकल के जाता है और अगर दूसरे कंट्री से कोई चीज इंडिया में आ रहा है तब कस्टम ड्यूटी पे करना है. सो कस्टम ड्यूटी रेट वाज 21, इसको अभी कितना किया गया है 13, मतलब परसेंटेज. इंक्रीज ड्यूटीज, किस किस में कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है? आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड एंड प्लेटिनम. अगर गोल्ड या प्लेटिनम का कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगेगा. इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स, मतलब गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, इसमें अगर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है. What were exempted from duties, मतलब कस्टम ड्यूटी से क्या क्या exempted? Compressed biogas contained in blended compressed natural gas. So बायोगैस जो है उसको कस्टम ड्यूटी नहीं चाहिए. Testing agencies that import vehicle, automobile parts, components, subsystems and tires for testing or certification purpose. So अगर कुछ टेस्टिंग के पर्पस के लिए कुछ चीज आता है उसमें भी कस्टम ड्यूटी नहीं चाहिए. The deadline for the customs duty on specified machinery for lithium-ion cell manufacturing for EV batteries has been extended to 31/3/2024. Denatured ethyl alcohol used in the chemical industry. ये सब इतना important नहीं है. Legislative changes in the customs law. Okay,
कुछ कुछ चेंजेस आएगा इन योर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. The minimum amount of tax for starting a prosecution under GST will be raised from 1 crore to 2 crore. So GST related अगर कुछ केस चलते हैं कोर्ट में, so पहले कितना था, अगर 1 करोड़ तक का GST रिलेटेड के कुछ केस होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो अभी इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया है. Important. The compounding amount for tax will be reduced from 50 to 150% to 25 to 100% of the tax amount. Compounding amount for tax will be reduced. Not important. Certain offenses will be decriminalized. Not important. The filing of returns or statements will be limited to a maximum of 3 years from the due date. Not important. Unregistered suppliers and composition taxpayers will be allowed to make intrastate supply of goods through e-commerce operators. Not important. So important इसमें क्या है? The minimum amount of tax for starting a prosecution under GST will be raised from 1 crore to 2 crore. So मैंने जो जो important कहा है, these are very important, really very important for your prelims. And मैंने जो जो schemes के बारे में कहा है, आप लोग प्लीज वो schemes एक बार पढ़िए. अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा. क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज, योट पावर के अंदर मैंने पास स्कीम के बारे में बताया गया है, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है. पीएम प्रणाम स्कीम, निष्की, अमृत धरोहर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, भारत श्री, न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ना है. सहकार से समृद्धि स्कीम, सहकार से समृद्धि, पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस ईयर प्रीलिम्स. सो ये था बजट